हेलो एवरीवन, मैं दीप चैटर्जी स्वागत करता हूं आप सभी को आपके ही प्यारे एजुकेशनल चैनल चैटर्जीज एजुकेशन में। आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 2 लेके आए हैं क्लास 12 के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिलेशन है, जो कि है हम लोगों का 3 तरह का रिलेशन, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस में आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स है, जो कि है ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। ठीक है, तो पहला जो कि है हम लोग को पढ़ना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा में पढ़ना है हम लोग को सिमेट्रिक रिलेशन। और नंबर 3 में हम लोग को पढ़ना है ट्रांजिटिव रिलेशन। बेसिकली इस वीडियो में डोमिनेटिंग टॉपिक यही रहेगा, यही 3 रहेगा। उसके बाद हम लोग बेसिक से एक बार पढ़ लेंगे, क्विक रिवीजन भी करेंगे पिछले क्लास का और डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाया था। ये वीडियो का लेंथ थोड़ा सा लेंदी होगा, तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। मैं शुरू से ही कवर करूंगा और साथ में लिंक भी दे दूंगा पिछले वाले वीडियो का। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इस वीडियो में लगभग हर चीज़ कंप्लीट करेंगे ताकि आप लोगों का हर चीज़ बन जाए। मतलब ये वाला पार्ट तक हम लोग आएंगे, क्योंकि इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग को पिछले क्लास का डिटेल्ड नॉलेज चाहिए। और कार्टेशियन प्रोडक्ट का, जो कि क्लास 11 में हम लोग पढ़े थे, जो कि मैंने पिछले क्लास में खाली ये बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट आप लोग को आना चाहिए, पर इस वीडियो में मैं वो भी थोड़ा सा हल्का सा बताऊंगा। अगर आप लोग को ऑलरेडी आता है मतलब, तो आप लोग इस वीडियो को 2x या फिर 1.5x स्पीड में, प्लेबैक स्पीड में देखें वीडियो को। तो चलिए कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और मेरे साथ पढ़िए रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 2। चलिए शुरू करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो क्लास 11th में हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट था क्या, हम लोग वो एक बार देख लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसमें हम लोग क्या करते थे कि हम लोग के पास कोई सेट ए रहता था, जो कि हम लोग मान लीजिए कुछ भी सेट ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि 1 2 3 और सेट बी है मान लीजिए कुछ 4 5 6। पिछले वीडियो में यही एग्जांपल लिए थे क्या? मैं बार बार एक ही एग्जांपल लेता हूँ क्या? कुछ और ले लेते हैं यार, 5 6 7 8 ले लेते हैं, चेंज कर देता हूँ। 1 2 3 4 इधर ले लेते हैं हम लोग ABC। चलिए अलग हो जाएगा, समथिंग न्यू। ए ले लिए 1 2 3 और बी ले लिए ABC। अभी इसका हम लोग को कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, A इंटू बी निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो इसका हर एक एलिमेंट रिलेशन में आएगा, इसके हर एक एलिमेंट के साथ। जो लोग सिंगल है इस वीडियो को मत देखें। 1 आएगा ए के साथ रिलेशन में, 1 आएगा बी के साथ भी रिलेशन में, 1 आएगा सी के साथ भी रिलेशन में। ठीक है, 1 तीनों के साथ रिलेशन में है। उसके बाद 2 भी ए के साथ रिलेशन में आएगा, 2A, देन 2B, देन 2C एंड अगेन 3A, 3B एंड 3C। इस तरह से हम लोग निकालते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन सेट्स। ठीक है, और इस दोनों को हम लोग बोलते हैं क्या, ये जो यहाँ पे दिख रहा है ब्रैकेट में, उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डर्ड पेयर्स। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स क्यों बोलते हैं? इसका नाम इसलिए ऐसा क्यों पड़ा, ऑर्डर्ड पेयर्स क्यों नाम पड़ा? क्योंकि ये ऑर्डर में है। किस चीज़ का ऑर्डर में? कि इस ऑर्डर्ड पेयर का, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का हर एक फर्स्ट एलिमेंट पहले वाले सेट से बिलोंग करता है, पहले वाले सेट पे बिलोंग करता है। और हर एक सेकंड एलिमेंट सेट बी पे बिलोंग करता है। मतलब जैसे 1 पहला एलिमेंट है, 1 1 2 2 2 3 3 3, ये सब पहला सेट का एलिमेंट्स है। जो सेकंड एलिमेंट है ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, वो सेकंड सेट का एलिमेंट्स है। इसलिए ये ऑर्डर में सजाया हुआ है इस तरह से। किसी में ऐसा नहीं हो रहा है कि पहला एलिमेंट ए का दूसरा एलिमेंट बी का, इसमें पहला एलिमेंट बी का दूसरा एलिमेंट ए का, ऐसा नहीं। सबका पहला एलिमेंट ए का फर्स्ट सेट का और सबका दूसरा एलिमेंट सेकंड सेट का बी का। मतलब यहाँ पे इंटू के बाद जो रहेगा वही दूसरा नंबर में रहेगा। अगर हम लोग इसको बी इंटू ए लिखते तो ये पूरी चेंज हो जाता है। ये बन जाता है A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, कुछ ऐसा बन जाता जब अगर B इंटू ए रहता तो। ठीक है, पर ये है नहीं, इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो ये था हम लोग का कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसको हम लोगों को जानना था। अभी जानते हैं इस चीज़ से हम लोग रिलेशन होता क्या है। फिर से एक बार सुन लीजिए रिलेशन क्या होता है। अगर पिछले वीडियो में आप लोग नहीं सुने थे अच्छे से, या फिर समझ में नहीं आया था, क्योंकि मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आया था कॉल कि ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि कन्फ्यूज़न टॉपिक है थोड़ा सा ये। तो रिलेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। मैं इसको मिटाऊँ क्या? नहीं मिटाता हूँ, रहने देता हूँ।
अब रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कैसे डिफाइंड है? रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी का क्या रिलेशन है वो कैसे देखेंगे हम लोग, उसको कैसे लिखते हैं पहले वो देख लीजिए। ऐसे लिखते हैं कुछ ए आर बी, आर का मतलब ए का क्या रिलेशन है बी के साथ। तो ए रिलेशन बी जो भी आएगा वो सेट जो होगा वो एक सबसेट होगा, इज अ सबसेट। ए रिलेशन बी इज अ शुड बी अ सबसेट, हम लोग इज अ लिखते हैं, इज अ सबसेट। सबसेट मतलब आप लोगों को पता है, फिर से क्लास 11th का सेट चैप्टर का टॉपिक है, नहीं पता है तो आप लोग एक बार क्लास 11 को रिवाइज कीजिए जल्दी से। मैं वीडियो बनाऊंगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। ए रिलेशन बी जो होगा वो क्या होगा, एक सबसेट होगा। किसका सबसेट होगा? ए क्रॉस बी का ही, मतलब ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सेट है उसका ही सबसेट होगा ए रिलेशन टू बी, या फिर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी का। ठीक है, मतलब ए रिलेशन बी में जो भी एक सेट बनेगा उस सेट का हर एक एलिमेंट इस ए क्रॉस बी के अंदर ही होगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, इससे बाहर नहीं जा सकता। बस इतना ही कहा है। टेकन आउट इन सम मैनर, कोई भी मैनर में हम लोग ले सकते हैं, कोई भी मैनर में हम ले सकते हैं। इन एनी मैनर, इन एनी मैनर, इन एनी मैनर। इसका मतलब क्या है कि हो सकता है रिलेशन जो हो ये 1A 2C 3A हो, या फिर 3C 1B 3B हो, मतलब कुछ भी ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। तो रिलेशन क्या है समझ में आया? रिलेशन क्या है? एक सेट ही है, पर ऐसा सेट जो कि सबसेट हो। किसका? ए और बी का अगर रिलेशन हम लोग बात कर रहे हैं तो ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट है एक रिलेशन। ठीक है, चलिए समझते हैं और इसको डिटेल्स में। जैसे कि मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग नोट करते चलिएगा, पॉज करके वीडियो को पॉज करके नोट करते चलिएगा। और दुखी मत होइएगा, इस चैप्टर में बहुत जन दुखी हो जाते हैं रिलेशन का रिलेशन सुन के, सबको यहाँ पर रिलेशन में हो जा रहे हैं। तो चलिए एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, दूसरे एग्जांपल से। तो मान लीजिए कोई एक हम लोग एक नया सेट ले लेते हैं ए, जो कि है मान लीजिए कितना ले लें, 1 2 3 4 ले लेते हैं, 1 2 3 4। बी ले लेते हैं कुछ 4 5 6 7 या फिर 5 6 7 8, कुछ भी ले लेते हैं, 5 6 7 8 ले लेते हैं। ठीक है, अभी ए क्रॉस बी निकालेंगे हम लोग। ए क्रॉस बी के कुछ यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ताकि लिखने में देखने में आसानी हो। ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, मैं लिख लूँ यहाँ पे, मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, एडिट कर दूंगा इस पार्ट को। तो ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसको मैंने शॉर्टकट में लिख दिया यार। तो एक ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी मतलब ए इंटू बी क्या है, 1 5 2 6 सॉरी 1 5 1 6 1 7 1 8 लिखा है मैंने सब। 2 5 2 6 2 7 2 8 ये भी मैंने सब लिखा है। फिर 3 5 लिखने के बाद मुझे अस्कती आ गया, मेरा मतलब फिर लिखने का मन नहीं किया। फिर 3 5 के बाद हम लोग 3 6 3 7 3 8 यहाँ पर डॉट डॉट से हम लोग शो किए हैं और डायरेक्टली 3 8 लिखे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। और फिर उसके बाद 4 5, फिर डॉट 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 में हम लोग का 4 6 है, 4 7 है, और लास्ट में आखिर में क्या है 4 8 है। समझ में आ गया होगा। अभी ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले हैं हम लोग। अभी मान लीजिए कोई रिलेशन मैं बोलूँ आपसे कि कोई रिलेशन है कुछ इस तरह, ए बी है, ए और बी है कि ए एंड बी जहाँ पे क्या है, जहाँ पे ए एंड बी क्या है, ए एंड बी जो है दोनों का दोनों इवन नंबर है, बोथ आर इवन नंबर्स, या फिर कुछ इस तरह से, हाँ ऐसे लिखते हैं, ए एंड बी आर इवन नंबर्स, ए एंड बी आर इवन नंबर्स सच दैट। इस तरह से अगर हम लोग लिखते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग सच दैट जो ए है, जो पहला एलिमेंट है वो किस पे बिलोंग करता है, सेट ए को बिलोंग करता है, और जो दूसरा एलिमेंट है वो कहाँ बिलोंग करता है, ये बिलोंग का साइन है क्लास 11, बी जो है वो सेट बी पे बिलोंग करता है। ये है एक रिलेशन क्या है कि ए और बी कोई ऑर्डर्ड पेयर है जहाँ पे ए और बी दोनों क्या होना चाहिए, इवन नंबर्स होना चाहिए, और जो पहला एलिमेंट ए है वो पहले सेट ए का होना चाहिए, और बी जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे वाले सेट का होना चाहिए। समझ में आ गया बात। अभी इसको हम लोग से यहाँ से खोजना है कि कौन ऐसा दो ऑर्डर्ड पेयर है जिसका दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, बोथ आर इवन नंबर्स होना चाहिए। ए एंड बी आर इवन नंबर्स, बोथ आर, ए एंड बी बोथ आर लिख देते हैं, बोथ आर इवन नंबर्स। तो ऐसा सेट क्या होगा खोजते हैं। 1 5 नहीं है, 1 6 नहीं है, 1 7 1 8 कुछ नहीं है, 2 5 नहीं होगा क्योंकि 5 वहाँ पे ऑड नंबर है, 2 6 होगा, तो लिख लेते हैं 2 6
ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें दोनों का दोनों क्या है, इवन नंबर है, और 2 बिलोंग करता है ए को, 6 बिलोंग करता है बी को। समझ में आ रहा है कैसे करते हैं इस चीज़ को। उसके बाद दूसरा देखते हैं, 2 6 के बाद 2 7 नहीं होगा, 2 8 होगा। 3 वाला कुछ भी नहीं होगा क्योंकि 3 तो ऑड नंबर हो जाएगा, 3 के साथ किसी का भी रिलेशन लेंगे, लिखेंगे हम लोग, एक तो ऑड रहेगा ही रहेगा। 4 के साथ देखते हैं, 4 5 नहीं होगा, 4 6 होगा, 4 7 नहीं होगा, 4 8 होगा। मतलब इस ऑर्डर्ड पेयर में ऐसा 1 2 3 4 5 5 ही ऐसा ऑर्डर्ड पेयर हम लोग को मिला, 5 ही ऐसा रिलेशन मिला जो कि इस चीज़ को भी सेटिस्फाई कर रहा है। और ये एक सबसेट है, ये जो दिख रहा है आप लोगों को, ये एक सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का ही। मतलब इससे हम लोग क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी चीज़ का रिलेशन का जो सेट होता है वो एक सबसेट होता है किसका, ऑर्डर्ड पेयर का। किसका ऑर्डर्ड पेयर, ए क्रॉस बी का, मतलब ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट का। समझ में आ गया इतना बात। चलिए अभी मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है कुछ, ये एक ही क्वेश्चन था, पहले ये सेट बिल्डअप फॉर्म में लिखा हुआ था, फिर रोस्टर फॉर्म में। दूसरा कुछ रिलेशन कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि ए और बी कोई ऑर्डर्ड पेयर है जहाँ पे ए एंड बी बोथ आर प्राइम नंबर्स। बोथ आर क्या, प्राइम नंबर्स। एंड सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तब भी क्या होगा, हम लोग फिर खोजेंगे, खोजना स्टार्ट करेंगे। चलिए पहला 1 5, तो 1 के साथ 1 ही प्राइम नंबर है ही नहीं, तो 1 के साथ कोई भी रिलेशन है नहीं होगा, दोनों का दोनों प्राइम तो नहीं होगा। उसके बाद 2 के साथ, 2 एक प्राइम नंबर है, तो 2 के साथ 5, 2 5 वाला होगा प्राइम नंबर, मतलब दोनों का दोनों प्राइम नंबर, तो 2 5 एक हो जाएगा ऑर्डर्ड पेयर। दूसरा 2 6 नहीं होगा, 2 7 हो जाएगा क्योंकि 2 और 7 दोनों का दोनों प्राइम नंबर्स है। 2 8 नहीं होगा क्योंकि 8 प्राइम नंबर नहीं है। 3 5 प्राइम नंबर दोनों हैं, 3 और 5। 3 6 नहीं होगा, 3 7 दोनों प्राइम नंबर, 3 और 7 दोनों प्राइम नंबर। 3 8 नहीं होगा, 4 के साथ किसी का भी नहीं होगा क्योंकि 4 है ही नहीं। तो यहाँ पे आया रिलेशन ये 2 5 2 7 3 5 3 7। ये भी क्या सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी का होगा क्योंकि 2 5 भी देखिए यहाँ पे होगा, 2 5 2 7 भी यहाँ पे है, 3 5 भी दिख गया, 3 7 यहाँ पे है बीच में, 3 7 बीच में है ना, 3 7 आप लोग को दिख रहा है ना, दिखना चाहिए। चलिए तो इस तरह से हम लोग ऐसा बहुत सारा रिलेशन निकाल सकते हैं, ऐसा हम लोग रिलेशन बहुत सारा निकाल सकते हैं। अब कितना निकाल सकते हैं एक कार्टेशियन प्रोडक्ट में, इस तरह से अगर हम लोग निकालने जाएं तो कितना रिलेशन निकल सकता है, वो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालते हैं। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ फिर से, नंबर ऑफ रिलेशन कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स को मिटा रहा हूँ, सबसे बढ़िया रहेगा एग्जाम्पल आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो उतार लीजिए। ये बात बोलना सही तो नहीं होगा क्योंकि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे नहीं होंगे मेरे बोलने के बावजूद, पर अगर बैठे हैं वेरी गुड, पर अगर नहीं बैठे हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में उतार लीजिएगा, जो बात कभी नहीं आने वाला है। चलिए अभी नंबर ऑफ रिलेशन निकालना है हम लोग को, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना होता है, ये होता है फॉर्मूला 2 का पावर पी क्यू। 2 का पावर क्या, पी क्यू, इसको नोट डाउन कर लीजिए। 2 का पावर क्या, पी क्यू, जहाँ पे n नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए अगर p है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी अगर q है, तो पी क्यू क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ सेट्स इन सेट ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज q। तो अगर इस सेट का बात किया जाए तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रिलेशन या फिर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना आएगा, टोटल रिलेशन कितना आएगा, 2 का पावर p इंटू क्यू। पी कितना है यहाँ पे, तो p इज़ व्हाट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए कितना है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब यहाँ पे q लिखना है, q क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना है, 1 2 3 4, मतलब 4 इंटू 4 मतलब 2 का पावर 16। इतना रिलेशन बन सकता है। तो इतना रिलेशन को स्टडी करना क्लास 12 के लिए थोड़ा सा एब्सर्ड है, इसलिए हम लोग इतना रिलेशन नहीं पढ़ते हैं क्लास 12 में। हम लोग बस कुछ स्पेशल रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं जो अभी हम लोगों ने क्लास के शुरुआत में बताया था, जो कि है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और पिछले वीडियोस में जो हम लोगों ने देखा था कुछ यूनिवर्सल रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, वो सब मतलब कुछ स्पेशल रिलेशन के बारे में ही पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटाऊँ, सब मिटा रहा हूँ मैं। तो ये था हम लोग का रिलेशन का बात।
अभी हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं फंक्शन का, फिर हम लोग डिटेल्स में टाइप्स ऑफ रिलेशन आराम से पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा बस इतू सा हम लोग फंक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं कि फंक्शन होता क्या है। थोड़ा सा आइडिया लगेगा तो मज़ा आएगा चैप्टर को पढ़ने में। ऐसे ही बोरिंग चैप्टर है थोड़ा सा, रिलेशन फंक्शन सिंगल लोगों के लिए तो और ज़्यादा बोरिंग है। चलिए, फंक्शन क्या होता है? किसी भी चीज़ का फंक्शन, जहाँ फंक्शन जो है ए टू बी का हो, वो एक रिलेशन का ही टाइप है। ये क्या है? एक टाइप्स ऑफ रिलेशन में ही आता है। अ टाइप ऑफ, स्पेशल टाइप ऑफ बोल सकते हैं, अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन ही है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन ही, ठीक है। अब स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन में एक ऐसा रिलेशन है जहाँ पे एलिमेंट ए जो भी होगा उसका एक और सिर्फ एक इमेज होगा सेट बी में। मतलब एलिमेंट ए का मतलब हर एक एलिमेंट ऑफ ए का, हर एक एलिमेंट ए का एक यूनिक इमेज होगा बी में। तब वैसा रिलेशन को अगर हर एक एलिमेंट ए का इमेज रहे, कैसा इमेज? यूनिक इमेज रहे बी में, तो वैसा रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्लास 11 में हम लोग हल्का फुल्का ये सब पढ़े थे, इस तरह का कुछ। चलिए देख लेते हैं एक बार। ये सेट ए है मान लीजिए, ये सेट बी है मान लीजिए। तो सेट ए में हम लोग क्या लिए? थोड़ी देर पहले क्या लिए थे? 1 2 3 4, और इसमें लिए थे 5 6 7 8। तो ये है सेट ए का एलिमेंट्स 1 2 3 4। तो जो हर एक एलिमेंट है सेट ए का, उसका एक यूनिक इमेज होना चाहिए, किसमें? बी में। मतलब एक एलिमेंट का बी में बस एक ही इमेज होगा। जैसे 1 का इमेज मान लीजिए 5 है, तो 1 का इमेज 6 नहीं हो सकता। अगर होगा तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। रिलेशन हो सकता है, 1 का रिलेशन 5 के साथ भी होगा, 6 के साथ भी होगा, ये पॉसिबल है। पर अगर एक ही एलिमेंट का 2 इमेज है सेट बी में, 2 इमेज है सेट बी में, तब वो फंक्शन तो नहीं कहलाएगा। मतलब अगर हर एक एलिमेंट ऑफ सेट ए का एक यूनिक इमेज है, जैसे 1 का एक यूनिक इमेज है क्या? 5, इसके अलावा और कोई नहीं है, तब ये फंक्शन कहलाएगा। जैसे कि समझ लीजिए 2 का 8 है, 3 का 6 है, और 4 का भी 6 है। तो यहाँ पे देखिए, इस 1 का एक ही इमेज है क्या? 5। 2 का एक ही इमेज है क्या? 6। 2 का एक ही इमेज है क्या? 8। 3 का एक ही इमेज है क्या? है 6। और 4 का एक ही इमेज है क्या? है 6। मतलब हर एक एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ अ यूनिक इमेज इन सेट बी। ये प्री इमेज से अलग अलग हो सकता है, जैसे कि 3 का भी इमेज 6 है, 4 का भी इमेज 6 है, तो सबका क्या हो रहा है? एक यूनिक इमेज हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? फंक्शन। एग्जाम्पल से समझते हैं और ज़्यादा क्लियर होगा। डाउट हो रहा है पता है, डाउट हो रहा है पता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। फंक्शन, मान लीजिए कोई फंक्शन है, कुछ डिफाइंड है इस तरह से कि ए और बी होना चाहिए, और जो बी होगा वो मान लीजिए ए प्लस कितना हो जाएगा? मान लीजिए कुछ भी a+5 ले लेते हैं। तो अगर a+5 लेंगे, जहाँ पे वही a बिलोंग्स टू a, कहानी वही है, b बिलोंग्स टू b, ये सब हम लोग नहीं लिख रहे हैं बार बार, ठीक है। कुछ ऐसा है जहाँ पे a बिलोंग करता है a सेट को और b बिलोंग करता है b सेट को। आप लोग कॉपी में देखिए, अगर पिछले लिखे होंगे वही एग्जाम्पल का, सेम एग्जाम्पल का, तो हम लोग अगर b = a+b लिखेंगे तो वो फंक्शन क्या होगा? वो फंक्शन कुछ इस तरह से होगा कि पहला एलिमेंट जो भी a होगा, यहाँ पे जो भी a होगा, b क्या होगा? उसका 5 ज़्यादा होगा। जैसे कि हम लोग 1 लिए थे, उसका 5 ज़्यादा क्या होगा? 6। 5 ज़्यादा क्या होगा? 6। अगर a को 1 पुट करेंगे तो b कितना आ जाएगा? 1 + 5 जो कि आएगा 6। दूसरा, अगर a को 2 लेंगे तो b कितना आएगा? 2 + 5। 2 + 5 कितना? 7। तो ये भी था कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ये भी था कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ये भी था कार्टेशियन प्रोडक्ट में। अगर a को लेंगे 3 तो b कितना हो जाएगा? 3 + 5 जो कि है 8। क्या 8 था कार्टेशियन प्रोडक्ट में? बिल्कुल था। तो ये भी हो जाएगा, फंक्शन में आएगा। अगर a को लेंगे 4, जो कि 4 था, एलिमेंट में था a में, पर 4 + 5 क्या आ जाएगा? 9, जो कि नहीं आएगा क्योंकि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में नहीं था, तो इसको हम लोग लिखेंगे ही नहीं। तो ये हो जाएगा फंक्शन। अब इस फंक्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो सेट ए वाला एलिमेंट है वो रिपीट नहीं कर रहा है, मतलब उसका एक ही यूनिक इमेज है। जैसे 1 का इमेज 6 है, 2 का इमेज 7 ही है, 3 का इमेज 8 ही है, और कुछ नहीं है। इससे पहले वाला जो हम लोग इवन नंबर वाला एग्जांपल लिए थे, इवन नंबर का सेट कैसा आया था कि जहाँ पे हम लोग बोले थे कि ए और बी है कुछ,
ए और बी है रिलेशन में, हम लोग देखिए रिलेशन का बात कर रहे हैं कि ए और बी है, जहाँ पे ए एंड बी बोथ आर क्या था, इवन, दोनों इवन था। तो हम लोग का सेट क्या आया था, हम लोग का सेट कुछ इस तरह से आया था रिलेशन का कि 2 और कितना आया था, 5 6, 2 और 6 आया था, एक 2 और 8 आया था, फिर 2 और उधर 3 4 और 6 आया था, और 4 और 8 आया था, इतना ही आया था। इवन नंबर में यही आया था 2 6 2 8 4 6 4 8। पीछे कॉपी में देखिए या फिर स्क्रीनशॉट लिए हैं तो उसको देखिए कि रिलेशन जो आया था ए और बी, जहाँ पे ए एंड बी बोथ आर इवन नंबर हो, रिलेशन ये था। जहाँ पे देखिए ये एलिमेंट ए रिपीट कर रहा है अपना, मतलब 2 का इमेज 6 भी है, 2 का इमेज 8 भी है। तो ऐसा को हम लोग फंक्शन नहीं बोलेंगे जहाँ पे एक एलिमेंट ऑफ सेट ए का 2 इमेज रहे, तो इसको हम लोग फंक्शन नहीं बोलेंगे। फंक्शन किसको बोलेंगे, इस तरह के रिलेशन को। ऐसा रिलेशन जिसमें एक एलिमेंट का बस एक यूनिक इमेज हो, दैट्स इट। मतलब अगर पहला एलिमेंट रिपीट कर जाए तो वो फंक्शन नहीं होगा, और अगर हर एक एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट रिपीट ना करता हुआ दिखे तो क्या हो जाएगा, फंक्शन। जैसे इसमें पहला एलिमेंट रिपीट करता हुआ दिख गया है, 2 2 2 बार है, 4 4 2 बार है, तो ये फंक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एक नोट करके याद रखने के लिए कि इफ़ फर्स्ट एलिमेंट रिपीट्स then it will not be a function, बात समझ में आया क्या? इतना चीज़ हम लोग याद रखेंगे। अभी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं पिछले क्लास 11 का कुछ टॉपिक, जैसे कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, और कोडोमेन क्या होता है। तो कोडोमेन और रेंज क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ, इस चीज़ को खाली मिटा रहा हूँ मैं, आप लोग लिख लिए होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए डोमेन क्या होता है देखिए। डोमेन क्या होता है कि सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन एन ऑर्डर्ड पेयर, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का जो अगर फर्स्ट एलिमेंट का हम लोग एक सेट बनाएं तो वो क्या हो जाएगा, डोमेन। जैसे इस रिलेशन का डोमेन क्या होगा, 2 और 4, मतलब इसका डोमेन अगर पूछा जाए तो क्या होगा, 2 और 4, दैट्स इट। इस चीज़ का डोमेन पूछा जाए तो क्या होगा, 1 2 और 3, मतलब सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट देखना है। अगर रिपीट करेगा तो उसको हम लोग को डोमेन में रिपीट नहीं करना है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा 1 2 और 3। समझ में आया? तो हम लोग क्या लिख लेंगे, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन ऑर्डर्ड पेयर। ये बस रिवीजन करवा रहे हैं हम लोग, आप लोग को पता होगा। फिर भी इस चैप्टर को जानने के लिए और डिटेल्स में जान लीजिए, अच्छा रहेगा। तो चलिए अभी जानते हैं रेंज क्या होता है। रेंज क्या होता है, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट इन एन ऑर्डर पेयर, ओपी लिख देंगे, काम चल जाएगा क्या, ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट इन एन ऑर्डर्ड पेयर। अभी सेकंड एलिमेंट का सेट यहाँ पे क्या दिख रहा है आप लोगों को, 6 8 6 8, मतलब सिर्फ 6 8 है। मतलब रेंज क्या हो जाएगा इस केस में, रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा 6 और 8, दैट्स इट। इस केस में रेंज क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे रेंज का बात करेंगे तो रेंज कितना हो जाएगा, 6 7 8, तीनों हो जाएगा, 6 7 और 8, 6 7 8, ये हो जाएगा रेंज। रेंज क्या होता है, सेकंड एलिमेंट देखना है, कोई भी ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट्स देखना है बस, और कुछ नहीं देखना है। अभी कोडोमेन देखते हैं क्या होता है, आप लोग नोट करते चलिए, पॉज कर करके नोट करते चलिए। कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन होता है सेकंड सेट एंटायर, मतलब जो सेकंड सेट होता है बी सेट, या फिर जो सेकंड सेट होता है बी सेट का हर एक एलिमेंट, बी सेट का हर एक एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। जैसे कि हम लोग का सेट ए क्या था, हम लोग का एग्जांपल में 1 2 3 4, और सेट बी क्या था, 5 6 7 8। तो ये इंटायरली 5 6 7 8, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, कोडोमेन। समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की ओर। नोट कर लीजिए, आप लोगों को समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए चैनल को, मतलब वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मैं जल्दी से जल्दी लाइव क्लासेस कर पाऊँ।
चलिए बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की ओर। टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। चलिए टाइप्स ऑफ रिलेशन देख लेते हैं क्या होता है। जो आप लोग सोच रहे हैं वो नहीं पढ़ाने वाला हूँ मैं कुछ और बताने वाला हूँ। इट्स क्लास 12 का ये टॉपिक है। अगर मान लीजिए लिखा हुआ था हम लोग कि आर इज़ अ सेट, आर इज़ अ सेट नहीं, आर इज़ अ रिलेशन, आर इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तब तो बात ठीक था कि ए का और बी का क्या निकालेंगे हम लोग, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, उसके बाद हम लोग जो करना है करेंगे, ठीक है। पर अगर सिर्फ ये लिखा हुआ है कि लेट आर इज़ अ रिलेशन, आर इज़ अ रिलेशन इन सेट ए, इन सेट ए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ए का रिलेशन खुद के साथ ही है। रिलेट कर पा रहे क्या आप लोग खुद से कि ए का रिलेशन जो है वो खुद के साथ ही है, मतलब ए अपने आप के साथ ही रिलेशन बना रहा है। तब हम लोग क्या निकालेंगे, ए क्रॉस ए निकालेंगे। और ए हम लोग का था क्या, ए हम लोग का था 1 2 3 4 ये था। तो ए को ए के साथ ही रिलेशन करने के लिए ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ ही निकालेंगे। तो कैसे आ जाएगा, हम लोग एक बार और इमेजिन कर लेंगे कि यहाँ पे एक और ए है जो कि फिर से वही है 1 2 3 4। तो 1 1 हो जाएगा, एक 1 2 हो जाएगा, एक 1 3 1 4। इसी तरह से 2 1 2 2 2 3 2 4, 3 1 3 2 3 3 3 4, 4 1 4 2 4 3 4 4। अरे कौन सा ब्रैकेट देना है, कंफ्यूज हो जा रहा है। ब्रैकेट देख लीजिएगा आप लोग, ये वाला स्मॉल ब्रैकेट है, जैसे ही ख़त्म हो जाएगा पूरा ऑर्डर्ड पेयर वैसे ही हम लोग फ्लावर ब्रैकेट दे देंगे। तो इस केस में जो आर है, आर क्या होता है, सबसेट होता है। सबसेट का साइन ये होता है, सबसेट का साइन ये होता है। तो आर क्या है, सबसेट है किसका, ए क्रॉस ए का। आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, या फिर बोल सकते हैं ए का रिलेशन किसके साथ, ए के ही साथ। कैसे भी करके इसको डिनोट कर सकते हैं हम लोग। अब इस चीज़ को मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही रहता है कि इन सेट ए बोलेगा, आप लोगों को ए क्रॉस ए ही निकालना है, मतलब ए क्रॉस ए का ही कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो एग्जांपल देखते हैं हम लोग को, जिससे मतलब टाइप्स ऑफ रिलेशन में आते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ फिर से। ये बात खाली याद रखिएगा कि ए क्रॉस ए क्या होता है, या फिर आर इज रिलेशन इन सेट ए मतलब क्या होता है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज़, एक बार पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए इसको। चलिए टाइप्स ऑफ रिलेशन में आते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन जो कि हम लोग को पढ़ना था एक्चुअली। जो पहला टाइप है इसका वो वही था जो पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे, क्या, एम्प्टी। जल्दी जल्दी फास्ट विद इन सेकेंड्स हम लोग रिवीजन कर लेंगे। एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन में क्या था कि आर कोई ऐसा सेट था जहाँ पे ए और बी कोई ऑर्डर्ड पेयर था, और बी जो था, यहाँ पे हम लोग ए क्रॉस ए को याद रखेंगे जो हम लोग थोड़ा देर पहले लिखे थे, ठीक है। तो यहाँ पे बी जो था, ये बी मान लीजिए कुछ ए प्लस 100 है, ए प्लस 100, जो कि एक ऐसा भी मतलब एक कुछ भी पुट कर लेंगे तो बी का वैल्यू नहीं निकलेगा, इस ए क्रॉस ए का सबसेट नहीं होगा वो, मतलब रिलेशन एक भी नहीं निकलेगा। तो जहाँ पे क्या, ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू भी ए, बी बिलोंग्स टू भी ए। क्यों, क्योंकि ए क्रॉस ए का बात कर रहे हैं हम लोग। और बी इक्वल्स टू क्या है, रिलेशन कैसा है, ए और बी ऑर्डर्ड पेयर है, जहाँ पे बी इज इक्वल्स टू क्या है, ए प्लस 100। तो ए क्रॉस ए में आप लोग देख सकते हैं कि अगर ए को 1 भी पुट करेंगे हम लोग तो 1 प्लस 100 आ जाएगा 101, मतलब ऑर्डर्ड पेयर पहला ही क्या आएगा, 1 और 101, जो कि है ही नहीं इसमें, इसमें है ही नहीं। तो वो क्या हो जाएगा, एक रिलेशन में एक भी एलिमेंट नहीं आएगा, नो एलिमेंट्स, नो एलिमेंट्स। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। तो ऐसा रिलेशन जिसमें एक भी एलिमेंट ही ना आए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन। आते हैं सेकंड नंबर में, मिटा रहा हूँ मैं इसको। दूसरा हम लोग पढ़े थे यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन ये था कि हर एक एलिमेंट सेट ए का, सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट ए का रिलेशन में था, किसके साथ, हर एक एलिमेंट सेट बी के साथ।
ऐसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं इसका एक, कि मान लीजिए हम लोग देखे भी थे शायद पिछले क्लास में कि आर कोई रिलेशन है ए और बी का, आर कोई रिलेशन है ए बी का सच दैट ए माइनस बी का मॉड, ए माइनस बी का मॉड क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तब कोई भी चीज़ कोई भी दो नंबर का हम लोग डिफरेंस ले लेंगे, उसका मॉड निकाल देंगे, तो या तो वो 0 आएगा या तो 0 से बड़ा ही होगा, क्योंकि मॉड लगा हुआ है। तो इसमें हर एक एलिमेंट आ जाएगा, हर एक एलिमेंट अगर आ जाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि हर एक एलिमेंट ही रिलेशन में आ जा रहा है, मतलब हर एक एलिमेंट इस रिलेशन में जो भी आएगा, यहाँ पे जो भी आएगा ऐसे ऐसे करके हर एक एलिमेंट, हर एक यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर्स आएगा इसमें आ जाएगा वो, मतलब ये जितना है पूरा उठ के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग कि हर एक एलिमेंट ए का रिलेशन बन रहा है हर एक एलिमेंट बी के साथ, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन, जिसमें पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही उठ के रिलेशन में आ जाता हो। ठीक है, ये हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट रिलेशन की ओर, जो कि हम लोग पढ़े थे क्या, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन ये क्या था, इसमें क्या होता है कि जो सेट ए का एलिमेंट है या फिर कोई भी एलिमेंट है वो अपना ही इमेज देता है, मतलब कोई भी एलिमेंट हो पहला वाला में वो अपना ही इमेज दे देता है, इमेज ऑफ इटसेल्फ। मतलब पहला एलिमेंट कुछ भी हो, सेम एलिमेंट यहाँ पे भी हो जाएगा, सेम एलिमेंट सेम, तभी इसको क्या बोलेंगे, एंटिटी रिलेशन। जैसे कि कोई रिलेशन है, मान लीजिए इस तरह से दिया गया है 1 1 2 2, तो ये कैसा रिलेशन हो जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा, दैट्स इट। इसमें कुछ भारी भरकम चीज़ है नहीं। इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, कुछ इस तरह से लिखते हैं, ए जहाँ पे सच दैट ए बिलोंग्स टू क्या, ए बिलोंग्स टू रिलेशन, या फिर ए बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू बी, दैट्स इट। इसी तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। ये सेट को हम लोग ज़्यादा इजी मतलब लाइटली लेंगे, क्योंकि इस सेट से क्वेश्चन आता होता है नहीं, पर ये थोड़ा बहुत आप लोग को एक जैसा लगेगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन के साथ, जो कि नहीं है, कैसे नहीं है मैं वो समझाता हूँ। ठीक है, तो उससे पहले जान लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। मतलब हम लोग नेक्स्ट टाइप्स की ओर बढ़ते हैं, जो कि हम लोग का इम्पॉर्टेंट टाइप जिससे हम लोग को क्वेश्चन बनना है, वो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, यहाँ से वीडियो को ध्यान से देखना है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो ये कहता है कि ऐसा रिलेशन जो कि इसी ऑर्डर्ड पेयर में हो, ए और बी, या फिर बोल सकते हैं ए और ए दोनों सेम हो, ये भी सेम ही बोलता है, मतलब ए और बी सेम हो, इसलिए हम लोग लिख दिए डायरेक्टली ए और ए। जहाँ पे जो सच दैट जो ए हो फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, इस ए का हर एक एलिमेंट जो हो वो बिलोंग करे किसको, ए को बिलोंग करे। यहाँ पे ये टर्म जो लिखा हुआ है एवरी, बस यही डिफरेंस लाता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आपका आइडेंटिटी रिलेशन में। कैसे, चलिए एग्जांपल देखते हैं। हम लोग का सेट ए क्या था, हम लोग का सेट ये था, सेट ए ये था 1 2 3 4। अगर हम इसमें दे देंगे एक रिलेशन है कुछ इस तरह से 1 1 और 4 4, बस और कुछ नहीं देंगे, तो क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा? हाँ होगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट अपना इमेज बना रहा है, खुद का ही इमेज बना रहा है। 1 अपना इमेज बना रहा है, यस बना रहा है। 4 यहाँ पे पहला एलिमेंट 4 है, क्या वो अपना इमेज बना रहा है? यहाँ बना रहा है। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा। पर क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो देखते हैं। रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, पर ये आइडेंटिटी होगा। डिफरेंस समझते हैं। आइडेंटिटी में आप लोगों को देखना है कि क्या पहला एलिमेंट, बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं है, बस देखना है जो पहला एलिमेंट है क्या दूसरा वो एलिमेंट भी वही है। हाँ, तो आइडेंटिटी होगा। पहला एलिमेंट 1 है तो सेकंड एलिमेंट भी 1 होना चाहिए, है यस। पहला एलिमेंट 4 है, दूसरा एलिमेंट भी 4 होना चाहिए, है यस। तो ये क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव में आप लोग क्या देखना पड़ता है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट का डबलेट्स है कि नहीं है। सेट ए का हर एक एलिमेंट्स का डबलेट है कि नहीं है। तो 1 का डबलेट्स है 1 1, हाँ है। 2 का डबलेट्स है, नहीं है। 3 का डबलेट्स है, नहीं है। 4 का डबलेट्स है 2 और 3 का डबलेट्स है ही नहीं। अगर सबका डबलेट्स नहीं है तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। मतलब रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ पे नोट कर लीजिए कि रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब
हर एक एलिमेंट सेट ए का डबलेट मिले, ओमलेट नहीं, डबलेट। हर एक एलिमेंट ऑफ सेट ए का डबलेट मिले। रिफ्लेक्सिव दिख नहीं रहा है क्या? रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब हर एक एलिमेंट सेट ए का डबलेट मिल जाए। जैसे यहाँ पे हर एक सेट ऑफ ए का, हर एक एलिमेंट ऑफ सेट ए, हर एक एलिमेंट, यहाँ पे एलिमेंट लिखा हुआ है, सेट ए का हर एक एलिमेंट का डबलेट मिल जाएगा तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, वरना नहीं होगा। तो यहाँ पे हर एक एलिमेंट क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 और 4 है। तो 1 का भी डबलेट होना चाहिए जो कि है, 4 का भी डबलेट होना चाहिए है, 2 का भी डबलेट होना चाहिए, नहीं दिख रहा है, 3 का डबलेट होना चाहिए, नहीं दिख रहा है। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। कौन होगा? एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, नोट करते चलिएगा साथ साथ में। तो अगर रिलेशन कुछ ऐसा है कि 1 1 2 2 3 3 4 4, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? तो हम लोग चेक करेंगे कि हर एक एलिमेंट ऑफ सेट ए का डबलेट्स है कि नहीं। 1 का डबलेट्स है, 2 का डबलेट्स है, 3 का डबलेट्स है, 4 का डबलेट्स है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन होगा? तो आइडेंटिटी रिलेशन में होना चाहिए, क्या देखना है बस खाली हम लोगों को कि जो फर्स्ट एलिमेंट है सेकंड एलिमेंट भी वही है कि नहीं है। फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सेकंड एलिमेंट 1 है, हाँ। फर्स्ट एलिमेंट 2, सेकंड एलिमेंट भी 2, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट 3, सेकंड एलिमेंट 3, फर्स्ट एलिमेंट 4, सेकंड एलिमेंट 4, मतलब ये आइडेंटिटी भी है, समझ में आ रहा है बात? डिटेल्स में हम लोग थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, डिटेल्स में। तो चलिए, रिफ्लेक्सिव भी है, आइडेंटिटी है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। एक एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये सबको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये सब चीज़ को जो हिंदी में लिखा हुआ है। एक एग्जाम्पल और, मान लीजिए रिलेशन कुछ इस तरह से है कि 1 1 2 2 3 3 4 4, और एक ले लेते हैं 1 के साथ इधर किसी का 6 का ले लेते हैं, 1 6। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? तो रिफ्लेक्सिव में देखना क्या है कि हर एक एलिमेंट ऑफ सेट ए का डबलेट्स है कि नहीं। 1 का डबलेट्स है, 2 का डबलेट्स है, 3 का डबलेट्स है, 4 का डबलेट्स है, बस और कुछ नहीं देखना है, तब रिफ्लेक्सिव आंख बंद करके होगा। हर एक एलिमेंट ऑफ सेट ए का डबलेट्स है कि नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव होगा। आइडेंटिटी में क्या देखना है? आइडेंटिटी होगा कि नहीं बताइए? देखना क्या आइडेंटिटी में कि हर एक एलिमेंट, जो पहला एलिमेंट है सेकंड एलिमेंट भी वही है कि नहीं है, पर नहीं है। तो हर एक एलिमेंट, पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट डिफरेंट हो जा रहा है, मतलब आइडेंटिटी नहीं होगा। समझ में आ गया? तो हम लोग कुछ भी नहीं बता सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव जो होगा वही आइडेंटिटी होगा, आइडेंटिटी जो होगा वही रिफ्लेक्सिव होगा। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है हम लोगों के पास, इसलिए हम लोग नहीं बता सकते। हम लोग एग्जैक्टली अलग अलग डेफिनेशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट रिलेशन की ओर, जो कि है हम लोगों का सिमेट्रिक रिलेशन। आई होप आप लोगों को रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ में आ गया और रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी रिलेशन में भी डिफरेंस पता चल गया। मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग पॉज करके नोट करते चलिएगा। नेक्स्ट रिलेशन है हम लोग का सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन कहता है कि अगर मैं कहूं कि अगर A1 और A2 कोई ऑर्डर्ड पेयर है, कोई रिलेशन है जो कि बिलोंग करता है उस रिलेशन को, मतलब कोई ऑर्डर्ड पेयर है जो रिलेशन पे बिलोंग करता हो, तो ये इम्प्लाई होगा कि A2 और A1 मतलब उसका उल्टा वाला भी ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करना चाहिए R पे, तभी वो सिमेट्रिक होगा। तभी वो क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। फॉर ऑल A1 एंड A2 बिलोंग्स टू व्हाट? A। मतलब सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना पड़ेगा? अगर A1 A2 रिलेशन पे बिलोंग कर रहा है तो उसका उल्टा वाला A2 A1 भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन पे। अगर नहीं तो सिमेट्रिक भी नहीं, अगर हाँ तो सिमेट्रिक भी हाँ। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, इस चीज़ को नोट कर लीजिए। ठीक है, देन इट इज सिमेट्रिक लिख लीजिए, देन इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। चलिए मैं मिटाऊँ इसको, एग्जाम्पल देखते हैं। इसको मिटा रहा हूँ, बस इसको रहने देता हूँ ताकि सामने रहे, आँख के सामने रहे। एक रिलेशन है, मान लीजिए कुछ इस तरह से कि 1 2 2 3
1 1। ठीक है, तो क्या ये सिमेट्रिक होगा? तो 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, है क्या? 2 1 2 1 2 1 नहीं है, तो हम लोग आगे का चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि A1 A2 है तो A2 A1 भी होना चाहिए था हर एक ऑर्डर्ड पेयर्स का, जो कि नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये तो नहीं हो रहा। एक और रिलेशन लेते हैं, कुछ इस तरह से है, मान लीजिए 1 2 2 1 1 1 2 2 3 3। ये है एक रिलेशन। चलिए खोजते हैं। 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, है। 2 1 है तो 1 2 होना चाहिए, है। 1 1 है तो 1 1 होना चाहिए, है। इसी में है दोनों। 2 2 है तो 2 2 भी होना चाहिए, मिल गया, यही है दोनों, इसका सिमेट्रिक यही है। 3 3 है तो 3 3 होना चाहिए, है। तो ये हर एक ऑर्डर्ड पेयर का उसका उल्टा भी मिल जा रहा है, तो ये क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। एक और तरीका है, ऐसे अगर खोजने में आप लोगों को कन्फ्यूज़न होता हो तो आप लोग इन्वर्स ऑफ रिलेशन निकाल लीजिए, मतलब आर इन्वर्स निकाल लीजिए। इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्स ऑफ रिलेशन, इन्वर्स ऑफ आर या फिर इन्वर्स ऑफ रिलेशन। कैसे निकालते हैं? तो इसी तरह से खाली क्या करेंगे, जो भी ऑर्डर पेयर दिखेगा उसको उल्टा उल्टा लिखते चलेंगे। इसको लिख देंगे 1 2 को लिख देंगे 2 1, 2 1 को लिख देंगे 1 2, 1 1 को लिख देंगे उल्टा 1 1, मतलब वही आएगा। 2 2 को भी लिख देंगे उल्टा 2 2, और 3 3 को भी लिख देंगे उल्टा 3 3। ठीक है, अगर R इज इक्वल्स टू R इन्वर्स हो गया तो वो सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक। अगर R इज नॉट इक्वल्स टू R इन्वर्स हो गया तो नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो देखिए R इक्वल्स टू R इन्वर्स है कि नहीं इस केस में। तो R में 1 2 है, क्या R इन्वर्स में भी 1 2 है? है। दिखा दोनों, हम लोग टिक करते हैं, ऐसा नहीं करते, टिक कर लेते हैं। इसमें भी 1 2 है, इसमें भी 1 2 है। 2 1 इसमें है, क्या इसमें भी 2 1 है? है। 1 1 है इसमें, क्या इसमें भी 1 1 है? है। इसमें 2 2 है, क्या इसमें भी R इन्वर्स में भी 2 2 है? है। R में 3 3 है, क्या R इन्वर्स में भी 3 3 है? है। तो हर एक एलिमेंट ऑफ R इज इक्वल्स टू हर एक एलिमेंट ऑफ R इन्वर्स, दैट मीन्स R इज इक्वल्स टू R इन्वर्स, मतलब ये सिमेट्रिक होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर हम लोग बढ़ते हैं, आप लोग नोट करते चलिए, क्योंकि ये चीज़ डिटेल्स में शायद ना मिले। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग आते हैं कि R कुछ इस तरह से है, मान लीजिए 1 2 2 1 2 3 1 1 2 2 2 2 ले लेते हैं, और एक ले लेते हैं कुछ 3 3, रहने देते हैं इतना ही, 2 3 ले लेते हैं इसको, 2 3 2 2 नहीं लेते हैं, 2 3 ले लेते हैं। अभी देखते हैं, 1 2 है, 2 1 होना चाहिए, है। 2 1 है, 1 2 होना चाहिए, है। 2 3 है, 3 2 होना चाहिए, नहीं है। 2 3, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, इसको मैंने 2 बार ले लिया, इसको मैंने 2 बार ले लिया, इसको यहीं पर रहने देते हैं। 1 है, 1 है, 1 2 है, 2 1 है, 2 1 है, 1 2 है, 1 1 है तो इसका उल्टा 1 1 भी है, बट 2 3 है, इसका उल्टा 3 2 नहीं दिख रहा है, मतलब सिमेट्रिक नहीं होगा। आप लोग R और R इन्वर्स से भी देख सकते हैं करके, ठीक है, जैसे कि मैं कर ही देता हूँ। R इन्वर्स क्या होगा? 1 2 का उल्टा लिख देंगे 2 1, 2 1 का उल्टा लिख देंगे 1 2, 2 3 का उल्टा लिख देंगे 3 2, 1 1 का उल्टा लिख देंगे 1 1। अभी देखते हैं कौन कौन सा मैच कर रहा है। 1 2 इसमें है, 1 2 इसमें भी है, 2 1 इसमें है, 2 1 इसमें भी है, 1 1 इसमें भी है, 1 1 इसमें भी है, 2 3 इसमें है, यहाँ पे 2 3 नहीं दिख रहा है, तो R इज़ नॉट इक्वल्स टू R इन्वर्स, तो ये क्या होगा? सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, समझ में आ गया, ये सिमेट्रिक लिखा हुआ है, मिटा रहा हूँ मैं इसको। सिमेट्रिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट रिलेशन, नेक्स्ट टाइप की ओर, जो कि है ट्रांजिटिव। ओके, ट्रांजिटिव रिलेशन, जो कि हम लोग का लास्ट रिलेशन है। ट्रांजिटिव रिलेशन ये कहता है कि अगर आपके पास कोई रिलेशन है और उस रिलेशन में अगर A और B कोई ऑर्डर्ड पेयर है जो कि रिलेशन को बिलोंग करता है, कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट है जहाँ पे A और B है जो कि रिलेशन को बिलोंग करता है, एंड
इस बी और एक दूसरा एलिमेंट सी, यहाँ पे दोनों मैच करना चाहिए, ए बी फिर बी सी होना चाहिए, और वो भी बिलोंग कर रहा है आर को, दोनों का दोनों बिलोंग कर रहा है आर को, तब ए और सी भी बिलोंग करना चाहिए आर पे, तभी ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अच्छा, इसमें कन्फ्यूज़न बहुत होगा, इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा कि कब नहीं होगा कब होगा, क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत रहता है। ए बी अगर है और बी सी है ही नहीं तो ट्रांजिटिव होगा। सिर्फ ए बी है, सुनिए ध्यान से, सिर्फ ए और बी है रिलेशन में और बी सी नहीं है तो वो ट्रांजिटिव होगा। ए और बी है, बी और सी है और ए और सी भी दिख गया तब भी ट्रांजिटिव होगा। ए और बी है, बी और सी है, पर ए और सी नहीं दिख रहा है, तब बस ट्रांजिटिव नहीं होगा। बात समझ में आया? सिर्फ ए और बी है, सुनिएगा क्योंकि इस चीज़ को मैं लिख नहीं पाऊंगा अभी इतना, सिर्फ ए और बी है और बुक में भी इस तरह से नहीं लिखा होगा, आप लोग कंफ्यूज करते रहिएगा। ए और बी अगर सिर्फ ए और बी है और बी और सी नहीं दिख रहा है तब ट्रांजिटिव, सिर्फ ये दिख रहा है तो ट्रांजिटिव होगा। ये दिख रहा है, ये भी दिख रहा है और साथ में ये भी दिख रहा है तब भी ट्रांजिटिव होगा। ये दिख रहा है, ये दिख रहा है पर ये नहीं दिख रहा है तब ट्रांजिटिव बस नहीं होगा। समझ में आया क्या? चलिए समझते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग कि ट्रांजिटिव कब होगा। मैंने खाली वो लिखा है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर एंड इट इम्प्लाइज दैट ए सी विल ऑल्सो बी बिलोंग्स टू आर। एग्जाम्पल से समझते हैं। उससे पहले बस एक नोट करके ये लिख लीजिए कि ए बी है, ए बी और बी सी दोनों बिलोंग करे आर पे, दोनों बिलोंग करे आर पे, और ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, बस तभी ट्रांजिटिव नहीं होगा, बाकी हर एक केस में होगा। बाकी हर एक केस में होगा। ये चीज़ को अगर आप लोग दिमाग में रख पाएंगे तो ट्रांजिटिव रिलेशन में कभी डाउट नहीं आएगा, और अगर इस चीज़ को आप लोग भूल जाएंगे तो ट्रांजिटिव रिलेशन में बार बार डाउट आते जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को एकदम ध्यान से पढ़ लीजिए कि ए और बी और सी दोनों का दोनों रिलेशन में अगर है और ए सी नहीं दिख रहा है तभी बस ट्रांजिटिव नहीं होगा, बाकी हर एक केस, जो भी बाकी केस बचेगा सब में ट्रांजिटिव होगा ही होगा। मिटा रहा हूँ मैं इसको, यही था की पॉइंट। अभी देखते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में लेते हैं कुछ एक रिलेशन जो कि कुछ इस तरह से है कि 1 2 2 3 1 2 2 3 और 1 1। तो आप लोग बताइए ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए बी, ये है ए, ये है बी, तो अभी बी खोजिए। तो बी यहाँ पे दिख गया, बी क्या है यहाँ पे 2 है, तो बी 2 कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो बी, और ये हो जाएगा सी। तो ए और बी है, बिलोंग कर रहा है आर को, बी और सी भी आर पे बिलोंग कर रहा है, तो ए और सी, मतलब ए और सी क्या है, ए और सी ये है, ए कितना है 1 और 3, मतलब 1 3 भी इस सेट में होना चाहिए था पर है नहीं, 1 1 है। तो ए बी है, ए भी है और बी सी भी है, सॉरी बी सी भी है, और रिलेशन बिलोंग्स टू आर है, और सी ए मतलब ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तभी बस ट्रांजिटिव नहीं होगा, तभी बस ट्रांजिटिव नहीं होगा। यही कहा था हमने। तो ए बी है, बी सी है रिलेशन में, ए सी बस नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट रिलेशन आप लोग खुद से बता चलिएगा साथ साथ में। इसमें बताइए 1 2 2 1 1 1 2 2 2 3 1 3, ए बी बी सी, ये अगर ए है ये बी है तो बी ये है ये सी है, ए बी बिलोंग्स टू आर, पी सी बिलोंग्स टू आर, 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 1 बिलोंग्स टू आर, तो ए सी भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, मतलब 1 1 भी आर पे बिलोंग होना चाहिए, है। दूसरा देखते हैं 2 1, इसको मान लेते हैं अभी ए ये बी, तो बी क्या हो जाएगा, अभी बी सी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, देखिए बी 1 है तो इसको ले लेंगे बी, इसको ले लेंगे सी, ए बी
बी सी, 2 1 1 2, तो ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, मतलब 2 2 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। है। अभी और आगे बढ़ते हैं, इसको ले लेंगे ए और इसको ले लेंगे बी, इसको ले लेंगे बी, इसको ले लेंगे सी। ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, मतलब 2 1 1 1, तो 2 और 1 होना चाहिए। 2 और 1 है 2 और 1 है, बस दिखना चाहिए पूरा रिलेशन में हो। ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि अलग होना चाहिए कोई ऑर्डर्ड पेयर, वो भी हो सकता है, सेम एलिमेंट भी हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें भी है, तो अभी तक तो सही चल रहा है। और देखते हैं आगे, 1 1 1 2, तो 1 2 होना चाहिए, मतलब ये ए ये बी, तो ये बी ये सी, तो ए सी होना चाहिए, 1 2 होना चाहिए, सॉरी ए सी होना चाहिए, 1 2 है। इसको लेते हैं ए, इसको लेते हैं बी, ये तो हो गया, सॉरी, इसको लेते हैं ए, इसको लेते हैं बी, फिर ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। 2 2 2 3, तो होना चाहिए क्या, ए सी, मतलब 2 3 होना चाहिए। दिख रहा है क्या 2 3 कहीं पे? हाँ दिख रहा है, 2 3 भी है, हो गया। इसको लेते हैं ए, इसको लेते हैं बी, ए बी दिख गया। अब हम लोग को खोजना है 3 से कोई स्टार्ट होने वाला ऑर्डर्ड पेयर, जो कि नहीं दिख रहा है, मतलब ए बी है पर बी सी है ही नहीं। बी सी नहीं है तो हम लोग ए सी को खोजेंगे ही नहीं। तो ए बी और बी सी दोनों रहे तब ना ए सी को खोजना है, अदरवाइज़ खोजना ही नहीं है। तो ए बी है बी सी नहीं है तो हम लोग को नहीं खोजेंगे। 1 3, तो 3 से स्टार्ट होने वाला एक और खोजना है जो कि बी सी बनेगा, पर 3 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है। तो मतलब ए बी के साथ बी सी है ही नहीं, तो ए सी का कोई बात ही नहीं करेंगे हम लोग। डायरेक्टली क्या बोल देंगे, ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि ट्रांजिटिव कब नहीं होता है, जब ए बी हो साथ में बी सी भी हो, तब ए सी ना मिले, तब जाके वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। बाकी हर एक केस में ट्रांजिटिव होगा। ए बी दिखा बी सी नहीं दिखा, तो हम लोग ट्रांजिटिव बोल देंगे है, क्योंकि बी सी भी होता और फिर ए सी नहीं मिलता तो ट्रांजिटिव नहीं होता। समझ में आ गया? कन्फ्यूज़न हो रहा है? कन्फ्यूज़न हो रहा है, पता है। एक एग्जांपल देखिए, इससे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। एक रिलेशन है, मान लीजिए 1 2 और 3 4, इससे दूर हो जाएगा कन्फ्यूज़न। 1 2 और 3 4, क्या ये ट्रांजिटिव होगा? तो 1 2 और 2 से स्टार्ट होने वाला कोई भी नहीं है, मतलब ए बी तो है, ए बी बिलोंग्स टू आर, पर बी सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो हम लोग बात ही नहीं करेंगे। हम लोग क्या बोले थे, ए बी बिलोंग्स टू आर हो और बी सी भी बिलोंग्स टू आर हो और ए सी ना हो बिलोंग्स टू आर, तब ट्रांजिटिव नहीं होगा। बाकी हर एक केस में ट्रांजिटिव होगा, तो यहाँ पे ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर का जिक्र ही नहीं हुआ है, तो बाकियों के केस में आ गया ना, बाकी केस में तो ये ट्रांजिटिव होगा, तो ये भी ट्रांजिटिव होगा। यहाँ पे भी सेम, ए बी है पर बी सी है ही नहीं, तो ट्रांजिटिव होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट इक्विवेलेंस रिलेशन की ओर। इसमें अगर कन्फ्यूजन हो रहा है फिर से वीडियो को देखिए, नहीं तो मैं ट्रांजिटिव रिलेशन पे एक बार और फिर से नया वीडियो बना दूंगा। पर मैं दावा करता हूँ अगर आप फिर से देखिएगा वीडियो को तो आपको 100% समझ में आएगा ही आएगा, क्योंकि 2-3 बार में समझ आ ही जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग लास्ट, जो कि हम लोग को पढ़ना है इक्विवेलेंस रिलेशन, जो कि इसी से रिलेटेड है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, तो अगर कोई रिलेशन इफ अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, then that relation is said to be equivalence relation। ऐसा कोई भी रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, वैसा रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको एग्जांपल में एक देख लेते हैं और हम लोग वीडियो को वहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। समझ में आया क्या? अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। दैट्स इट। मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो एनसीईआरटी में इक्विवेलेंस रिलेशन का एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2 आप लोग देखिएगा। एनसीईआरटी बुक अगर आप लोग के पास होगा तो उसमें एग्जांपल नंबर 2 देखिएगा। वो एग्जांपल नंबर 2 को हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। एनसीईआरटी का एग्जांपल 2 का हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि मैं यहाँ पे लिख लूँगा, एडिट कर लूँगा, वीडियो को लेंथ नहीं बड़ा करूँगा मैं।
तो ये है क्वेश्चन कि लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन। एक प्लेन का जितना भी ट्रायंगल है उस ट्रायंगल्स का सेट को हम लोग टी मान लेते हैं, ठीक है। विथ आर रिलेशन इन टी, जिसमें आर एक रिलेशन है इन टी का मतलब टी से टी का, गिवन बाई जो T1 होगा T2 होगा। दो ट्रायंगल अगर लेंगे, पहला T1 और दूसरा T2, तो जो T1 होगा वो कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए T2 के। तो सो दैट आर इज एन इक्विवेलेंट रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। T1 क्या है, T2 के कॉन्ग्रुएंस है। तो यहाँ पे हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। बात करते हैं इसके सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्सिव का बात कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव का जब बात करेंगे हम लोग तो देखेंगे T1 और T1 रिलेशन कुछ ऐसा होगा कि T1 जहाँ पे फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू T, मतलब हर एक ट्रायंगल अपने आप का ही कॉन्ग्रुएंट होगा कि नहीं होगा। हम लोग पूछेंगे अपने आप से, क्या हर एक ट्रायंगल अपने आप से ही कॉन्ग्रुएंट होगा जैसे कि इस रिलेशन में कहा गया है? तो आंसर आएगा येस, अपने आप का कॉन्ग्रुएंट सभी होता है, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव होगा। तो लिखेंगे येस इट इज़ रिफ्लेक्सिव। क्यों? क्योंकि सब ट्रायंगल, दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो वो अपने आप का क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा ही होगा। बात करते हैं सिमेट्रिक का। रिफ्लेक्सिव क्यों समझ में आ गया? क्योंकि हर एक ट्रायंगल अपने आप का ही क्या होता है, अपने आप का कॉन्ग्रुएंट होता ही होता है। अभी बात करते हैं हम लोग सिमेट्रिक का। तो मान लीजिए कोई रिलेशन है जहाँ पे T1 और T2 बिलोंग्स टू R हो रहा है, मतलब बिलोंग्स टू R का मतलब इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब पहला जो ट्रायंगल है T1 और जो दूसरा ट्रायंगल है T2, मतलब T1 जो है T1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू T2। इसका मतलब क्या है कि T1 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू T2। तो क्या इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि T2 और T1 भी R को बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा? तो हम लोग बोलेंगे हाँ बिल्कुल करेगा, क्योंकि अगर ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है तो ट्रायंगल 2 भी ट्रायंगल 1 के कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर ट्रायंगल ABC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, मान लीजिए कोई भी रैंडम दो ट्रायंगल लेते हैं T1 और T2, अगर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल PQR के, तो हम लोग इससे कह सकते हैं ना कि ट्रायंगल जो PQR है वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ABC के। तो ये उल्टा वाला काम कर जा रहा है, तो ये सिमेट्रिक होगा। तो हम लोग लिख देंगे येस इट इज़ सिमेट्रिक, समझ में आ रहा है बात? बहुत इजी है सिमेट्रिक होने के लिए भी, कि अगर दो ट्रायंगल आपस में, ये ट्रायंगल, पहला ये ट्रायंगल है, दूसरा ये ट्रायंगल है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है तो ये भी इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। मतलब ये ब्लैक वाला ट्रायंगल है मान लीजिए ये, और एक ब्लू ट्रायंगल है, तो ब्लैक ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ब्लू ट्रायंगल, तो ब्लू ट्रायंगल विल ऑल्सो बी कॉन्ग्रुएंट टू ब्लैक ट्रायंगल। दैट्स इट। बात करते हैं ट्रांजिटिव का, जो कि हम लोग का कन्फ्यूज़न वाला पार्ट है। ट्रांजिटिव का पार्ट, ट्रांजिटिव क्या कह रहा है वो देख लीजिए। ट्रांजिटिव तो इसमें क्या होना चाहिए कि अगर T1 और T2 कोई दो ट्रायंगल्स है जो कि बिलोंग कर रहा है R पे, मतलब T1 जो है कॉन्ग्रुएंट है T2 के, और एंड साथ में ये भी है कि जो T2 है वो किसी तीसरे ट्रायंगल T3 के भी कॉन्ग्रुएंट है। मतलब कोई ट्रायंगल T1 है जो T2 के कॉन्ग्रुएंट है, और कोई ट्रायंगल T2 है, मतलब वही ट्रायंगल जो T2 है वो T3 के कॉन्ग्रुएंट है। तो क्या इससे हम लोग इम्प्लाई कर सकते हैं कि T1 और T2 भी बिलोंग करेगा R को? तो एकदम कर सकते हैं। अगर कोई ट्रायंगल है ABC, ट्रायंगल ABC है, वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के, ठीक है, और ये ट्रायंगल PQR जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसी और ट्रायंगल के, मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं क्या, XYZ, ट्रायंगल XYZ के कॉन्ग्रुएंट है। अगर ट्रायंगल ABC congruent to triangle PQR and this triangle PQR is congruent to triangle XYZ, तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ABC है वो congruent होगा ट्रायंगल XYZ के? होगा, यस होगा। ये है T1, ये है T2, T1 और T2
ऑर्डर्ड पेयर में आ रहा है, बिलोंग्स टू आर हो रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और ट्राइंगल पी क्यू आर भी कॉन्ग्रुएंट एक्स वाई जेड के, मतलब T2 इज ऑल्सो, T2 और T3 भी बिलोंग कर रहा है आर को, मतलब इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि T1 और T3 भी, यहाँ पे T1 और T3 लिखना था हम लोग, T1 और T3 भी रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब इफ़ T1 और T2 बिलोंग्स टू R, T2 एंड T3 बिलोंग्स टू R, तो ये ज़रूरी है कि T1 और T3 भी R पे ही बिलोंग करेगा, इसका कोई दो मत नहीं है। इफ़ ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR आपस में कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल XYZ आपस में कॉन्ग्रुएंट, तो ABC और PQR भी XYZ भी आपस में क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हम लोग बोलेंगे यस इट इज़ ट्रांजिटिव। तो सिमेट्रिक सॉरी क्या क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। तो हेंस हम लोग क्या बोल सकते हैं इसमें, हेंस इट इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन, हेंस इट इज़ इक्विवेलेंस रिलेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया है। और क्वेश्चंस आप लोग बनाइए, नीचे दिए हुए नंबर पे आप लोग डाउट पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप में डायरेक्टली भेज सकते हैं, मैं उसका अलग से वीडियो बना के सॉल्व करूँगा, डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ, या फिर मैं फ़ोटो क्लिक करके सॉल्व करके आप लोगों को भेज भी सकता हूँ, दैट डिपेंड्स। बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, धन्यवाद।